हेलो माय डियर्स। हेलो माय डियर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुलाई मंथ में यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं अपने नोट्स का रिवीजन आप लोगों के साथ करता हूँ, और ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटा में इस सब्जेक्ट का रिवीजन हो सकता है। फिर मैं क्वेश्चन लगा दूँगा। मैं तो यही बोलूँगा अभी अधिक से अधिक आप लोग क्वेश्चन वगैरह जो है लगाइए, सीट वगैरह लगाइए, अधिक से अधिक उसी पर ध्यान दीजिए। बट उसके साथ थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। जैसे देखिए कि बायोलॉजी जो मैं तैयारी करता हूँ, तो मैंने बायोलॉजी को 4 भागों में बांट दिया है टोटल। इससे क्या हो जाता है कि 1-1 घंटा में आप एक भाग को कर लेते हैं या डे बाय डे कर लेते हैं। जैसे कि एक दिन में 4 भाग नहीं कर सकते, तो उसको डे बाय डे में बाँट के आप कर सकते हैं। तो 4 भाग में हमने बाँटा है। फिर जानते भी होंगे मानव शरीर क्या सिलेबस, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो मैंने मानव शरीर विज्ञान के देखिए अलग अलग भागों में मानव पाचन तंत्र और यकृत धर्माशय, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त दाह, मानव श्वसन तंत्र, कोविड-19 फेफड़ा, ये सब के बारे में। अगला है मानव संवेदी आँख, नाक, कान, अस्थि तंत्र, श्वसन तंत्र, किडनी, जनन तंत्र, माता लिंग जनन, प्रमुख ग्रंथि, हार्मोन्स, विशुद्ध जीव विज्ञान, ऐसा करके मैंने अलग अलग भागों में बांटा है। और एक मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की सारी जो अभी तक 39 से लेकर 91 यूपीएससी तक जो भी हिस्ट्री का सवाल पूछा जाता है मैंने डाला है। मैं उसका लिंक डाल दूँगा इस वीडियो पर लास्ट में, आप एक बार वो भी देख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि अब रिवीजन का ही टाइम है, तो आपको स्पीड में रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाके जो है कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हम लोग रिवीजन को ही जो है श्रेष्ठ मान के आगे चलते हैं। देखिए, पोषण के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया: पूर्णभोजी, परजीवी, मृतजीवी। पूर्णजीवी में वैसे जीव आ जाते हैं जिसके पास मुख होता है, आँत होता है, अर्थात उसमें पूर्ण पाचन की क्षमता होती है। परजीवी को पैरासाइट्स भी कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये 4 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मृत भक्षी। और तीसरा जो जीव होता है वो है मृत परजीवी। आगे चल के ये सब तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल कुछ गई, आप जानते हैं। कहता है मानव सर्वाहारी पूर्ण भोजी जीवधारी, अर्थात हम भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं और आँत से पचाने की क्षमता रखते हैं। इस पाचन प्रक्रिया में अंगों के संपूर्ण पाचन का जो प्रयोग करते हैं, इसे पाचन कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। मानव के दौरान जो पाचन होता है वो 4 चरणों में होता है। 4 चरणों में होता है, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। पहला भोजन को जो हम लोग ग्रहण करते हैं इसको इंगेशन बोलते हैं, पाचन डिgestion बोलते हैं। उसके बाद अपशोषण, समांगी मिश्रण, फिर बंधीकरण। तो ये सब भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, यहाँ पे आहार नाल का पूरा फिगर बना गया। ये लार ग्रंथि होती है जो मुख गुहा के पास होती है, ग्रास नली, फंडस, आमाशय, पदक। उसके बाद अग्नाशय, छोटी आंत का 3 भाग होता है: रिनम, जेनम, इलियम, जिसके बारे में हम लोग विशेष से पढ़ेंगे। बड़ी आंत का सीकम, कोलम, रेक्टम भाग होता है। अपेंडिक्स यहाँ दिया गया, गुद्दा दिया गया, पित्रस यहाँ पे दिया गया है, यकृत दिया गया, जठररस दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव पाचन तंत्र का जो है सबसे पहले हम लोगों के पास आहार नाल होता है। आहार नाल का भाग रहता है, पहला क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा के पास लार ग्रंथि होती है। उसके बाद क्या होता है, ग्रास नली। फिर क्या हो जाता है, तो ग्रास नली के बाद क्या हो जाता है, आमाशय। यहाँ पे आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, यकृत पाई जाती है, अग्नाशय पाई जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या पाई जाती है, तो छोटी आंत होती है। उसके बाद छोटी आंत होती है, छोटी आंत में आंत्र ग्रंथि और पाचक रस पाया जाता है। फिर क्या होता है, तो बड़ी आंत होती है। फिर बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत का देख लीजिए 3 भाग होता है: रेक्टम, जो अभी हम बताए भी थे, सीकम, कोलम, रेक्टम। इसको हम लोग अब जो है डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मुख गुहा। सबसे पहले देखिए मुख गुहा में क्या क्या होता है, दांत होता है, जीवा होता है, लार ग्रंथि होता है, अनबेला होता है, टर्सेल होता है। उसके बाद देखिए क्या क्या हो जाता है, मानव दांत जो हमारे भोजन के आंतरिक पाचन करने में मदद करते हैं और बड़े खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे भाग में। दांत का मेन फोकस क्या होता है, ये जो दांत होता है ये बड़े बड़े भोजन को छोटे छोटे रूपों में क्या कर देता है, तोड़ कर उसे तोड़ देता है, और उसको जो है ताकि जो मतलब निगलने में कठिनाई ना हो। आगे देखिए दांत के प्रकार। दांत हम लोगों के जीवन में 2 प्रकार का होता है। बचपन में जिसको हम लोग दूध का दांत बोलते हैं या अस्थायी दांत बोलते हैं। एक अस्थायी दांत होता है जो वयस्क या युवा अवस्था में आता है। अब देखिए ये क्या होता है, तो ये जो अस्थायी दांत होता है या दूध का दांत, ये 20 दांत होता है। 20 दांत का 10 अलग 10 दांत होता है वो मैक्सिला होता है, 10 मैंडिबिल होता है। और जो वयस्क में होता है उसमें 32 दांत होता है, जिसमें से 16 मैक्सिल और 16 मैंडिबिल होता है। चलिए आप ये याद रखिएगा। आगे चल के देखिए कहता है 6 महीने की अवधि से लेकर, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 6 महीने की अवधि से लेकर नीचे के 2 इंसाइजर दांत उग जाते हैं, और 2 साल की अवधि से 20 दांत आ जाते हैं। कहता है और ये 7 से 8, कहता है 6 महीने से बच्चे में दांत आना स्टार्ट हो जाता है और 2 साल की अवस्था तक ये दांत आती है। फिर 7 से 8 साल के बाद दांत गिरने लगता है, ठीक है ना। कहता है जब जन्म के साथ बच्चों में दांत आ जाता है, ध्यान से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, न्यू नेटल दांत कहलाता है। जब जन्म के साथ बच्चों में दांत आ जाएगा तो उसको न्यू नेटल दांत कहते हैं, ठीक। आगे देखिए कहता है 17 से 25 वर्ष की अवस्था में ये सभी 32 अस्थायी दांत आ जाते हैं, कहता है। और अंतिम दांतों का सेट, जिसको विस्टॉम टीथ या अकल की दांत कहलाता है, तो जो अंतिम सेट आता है इसको क्या कहते हैं, अकल की दांत भी कहते हैं। याद रखने की चीज़ें। अब देखिए दांतों की संरचना। दांतों की संरचना में जो सबसे पहला ऊपर का परत होता है दांत का, वो इनेमल का रहता है, ये याद रखिएगा। दांत के जो दांत जिससे जुड़ा रहता है उसको डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। और दांत आप लोग जब देखे होंगे दांत का जो बाहर का भाग होता है उसको पल्प केविलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्प केविलिटी कहलाता है, याद रखिएगा। और देखिए पल्प केविलिटी से रक्त कोशिका तंत्र का, जिसके कारण दांतों की संवेदना हमारे दिमाग तक पहुँचती है, ये पल्प केविलिटी ही होता है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो बना होता है। कहता है देखिए इसलिए दांत की संवेदना यहीं से होती है। कहाँ से, तो ये पल्प केविलिटी से। फोटो में आप देख सकते हैं। अब देखिए दांत टोटल 4 प्रकार का होता है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है दांत जो टोटल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होता है 4 प्रकार का।
दांत जो टोटल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वो होता है 4 प्रकार का। ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। कहता है पहला दांत जो होता है उसको सबसे बड़ा दांत और मजबूत होता है, ये होता है मोलर। क्या होता है? अगला होता है प्री मोलर, फिर है कैनाइन और फिर है इंसाइजर। तो याद रखिएगा, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसाइजर, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसाइजर, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसाइजर। इसको बस ट्रिक से याद रखिएगा, ठीक ना। अगर हम लोग इसको ट्रिक से याद रखेंगे तो ICPMM ऐसे करके ट्रिक याद रखें। देखिए वयस्क में दंत सूत्र जो होता है, जो वयस्क आदमी में दंत सूत्र होता है, उसका सूत्र है 21/21 जैसे कई बार देखिए सवाल पूछ देता है, जैसे आप इधर से मोलर, प्री मोलर ऐसे अगर आप पढ़िएगा तो मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसाइजर, इधर से आप इसको ट्रिक के तरह याद कर सकते हैं 21/21 एक बार पूछ देता है कि आप बताइए मोलर की संख्या वयस्क में कितनी होती है? तो 3 नीचे 3 ऊपर गुने का 2, ठीक ना। जोड़ा में पाया जाता है, जो मोलर दांत होती है जोड़ा में पाया जाता है, 3 नीचे 3 ऊपर और गुने का 2 की जगह टोटल 12 होता है। कितना हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 दिया भी गया है, 12 हो जाएगा। इसी तरह आपको पूछ देगा प्री मोलर जो है इसमें कितनी होती है? तो 2 2 गुने का 2 2 4 4 दूनी 8, तो प्री मोलर की संख्या कितना हो जाएगी? इसी तरह कैनन पूछ देगा 1 1 2 2 को 2 से गुना करेंगे टोटल 4। उसी तरह आपको पूछ देगा इंसाइजर तो 2 2 4 उसको 2 से गुने करेंगे तो 8। तो ये कई बार ट्रिक लगा के पूछ देता है। आगे चलाइए बच्चों में दंत, इसका फॉर्मूला होता है 21/02, उसका था 21/23 और इसका है 21/02 खास करके आपसे कुछ पूछे ना पूछे ये जरूर पूछ देता है मोलर। बच्चों में मोलर की संख्या कितनी होती है? तो 0। फंसाने के लिए वो अक्सर ये सवाल पूछता है। बीपीएससी का कई बार का ये फेवरेट सवाल रहा है, बायोलॉजी से जब भी सवाल बताऊँ से पूछेगा तो इतना फिक्स है कि वो मोलर से ही सवाल पूछता है। उसका प्राथमिकता रहता है कि वो यहाँ से सवाल पूछेगा प्री मोलर से। बच्चे में कितनी प्री मोलर की संख्या कितना होती है? तो ये 0 होता है। आप इसको निकाल सकते हैं फॉर्मूला से 2 2 0 0 ऐसे करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि 20 दांत एक बार बच्चों में वही दोबारा वयस्कों में जमते हैं। कहता है प्री मोलर दांत जो होता है वो 8 और मोलर दांत जो दांतों का लास्ट 4 केवल एक बार ही जमते हैं। कई बार यही पूछ देता है कि आप बताइए ऐसा कौन सा दांत है जो एक बार ही जमता है? तो प्री मोलर का जो 8 सेट होता है और मोलर दांत का जो 4 सेट होता है एक बार आता है जीवन में, ये 2 बार नहीं आता। प्री मोलर का 8 सेट और मोलर दांत जीवन में एक ही बार आता है, क्योंकि ये बच्चों में नहीं होते हैं, ठीक ना। अगला देख लीजिए यहाँ पर बच्चों में 20 बच्चों में कितना हो जाता है? तो 20 और वयस्कों में 32। टोटल अगर जीवन में पूछ देगा एक इंसान को कितनी दांत आती है तो 52 दांत। कितनी हो जाएगा? 52 दांत। देखिए कहता है मानव डायोफाउनेंट यानी द्विदंती जीवधारू जीव है, जीवधारी। कहता है हाथी, क्रोटोनाइड या शार्क मछली आदि के जीवन में कई बार दांत आते हैं। कहता है हाथी को जो है क्रोटोनाइड कहते हैं इसके, और शार्क मछली ये सब क्रोनाइड है, इसको जीवन में कई बार दांत आते हैं। कहता है इसलिए इसे देखिए जीवन में कई बार दांत आते हैं, इसलिए इसको पोलीपायोडांट भी कहते हैं, पोलीपायोडांट भी कहा जाता है। देखिए अभी यहाँ पे कई बार पूछ देता है कि हाथी का जो 2 दांत निकला रहता है उस दांत को कहता है, हाथी में टोटल 26 दांत होता है। कहता है जिनमें से 2 दांत जो बाहर निकला रहता है उस दांत का नाम है इंसाइजर। क्या नाम है? इंसाइजर। तो याद रखिएगा क्या नाम है? इंसाइजर। जो बाहर 2 दांत निकला रहता है उसको क्या बोलते हैं? इंसाइजर दांत बोलते हैं। कहता है जिसे हम लोग अगर हिंदी में बोलेंगे तो आइवरी या टस्क भी कहा जाता है। आ जाइए मानव जीवा। कहता है मानव जीवा एक मसलदार अंग होता है जिसके द्वारा हम स्वाद, मैन और संवेदना प्राप्त करते हैं। तो जीवा का मुख्य रूप से अगर आप कार्य देखिएगा तो 2 काम है, क्या क्या? स्वाद और संवेदना प्राप्त करने का। कहता है इसका कई काम और भी है, जैसे सांस लेने में, दांतों की सफाई करने में, भोजन को लसलसा बनाने में, मतलब उतरने में, पूरी तरह से अधिक छोटा भाग में तोड़ देने में, ये भी काम जो है आता है। तो ये भी याद रख सकते हैं। अब देख लीजिए जीवा का पूरी तरह से यहाँ पे फिगर बनाया गया, काम दिया गया। जैसे आधार, ये कोना वाला भाग जो आधार होता है ये कड़वा होता है, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये ऊपरी भाग इसको खट्टा बोलते हैं, और ये जो साइड में छोटा सा भाग दिख रहा है ये निचला नमकीन होता है, और शीर्ष का भाग जो मुंह पे रहता है ये मीठा होता है। तो याद रखिएगा ये वाला भाग मीठा होता है। टोटल अभी तक 4, मगर एक 5वां स्वाद भी उमामी होता है। तो मानव में टोटल 5 स्वाद हो गए, पहले 4 ही थे। तो जो पहला वाला जैसे पूछ देगा आधार कौन सा स्वाद होता है? तो कड़वा होता है, ऊपरी भाग कैसा होता है? खट्टा होता है, निचला भाग नमकीन होता है, शीर्ष वाला भाग मीठा होता है। 5वां स्वाद उमामी भी आ गया है। आ जाइए अब हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथि। कहता है हमारी मुख गुहा में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, याद रखिएगा। कहता है जिसमें लार उत्पादन, तो जिसमें आप देखिए मेन रूप से क्या है, लार का काम क्या है? भोजन को लसलसा बनाता है और भोजन को पाचन में क्या करता है? निगलने में मदद करता है। मेन चीज़ यही। लार ग्रंथि 3 कौन से? पहला है पेरोटिक लार ग्रंथि, सबमेडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। याद रखिएगा पेरोटिक लार ग्रंथि, सबमेडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। अब देखिए कि पेरोटिक लार ग्रंथि का काम क्या होता है? कहता है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे ऊपरी जबड़े के पास कौन के पास मौजूद होती है। अगला क्या आ जाता है? अगला है सबमेडिबुलर लार ग्रंथि। कहता है निचले जबड़े के पास मौजूद होता है। फिर अगला सबलिंगुअल ग्रंथि कहता है या जीवा के ठीक नीचे मौजूद होता है। तो ये भी इसका पोजीशन भी याद रख लीजिएगा। कहता है पेरोटिक लार ग्रंथि, यहाँ जो कहता है पेरोटिक लार ग्रंथि में संक्रमण होने पर सूजन या दर्द होने लगता है, जिसको गलसुआ कहते हैं। सुनते हैं गाल वगैरह फूल जाता है या मांस निकल जाता है, ये पेरोटिक लार ग्रंथि नहीं होता है। याद रखिएगा। आगे की चीज़ चलिए। कहता है लार का रासायनिक संगठन क्या होता है? लार पानी और चिकनाई से मिला होता है। किससे मिला होता है? कहता है भोजन को। अब इसका कार्य क्या है? कहता है भोजन को ये क्या कर देता है? पतला और लसलसा बना देता है तोड़ के। अगला क्या कहता है? या भोजन में खास करके ये बहुत याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। कहता है ये स्टार्च को पचाकर माल्टोज में बदल देता है मुख्य रूप से, और इसको ये काम करता कौन है? ये करता है टाइलिन एवं एमाइलेज एंजाइम। कौन करता है? टाइलिन एवं एमाइलेज एंजाइम। कहता है भोजन में जो स्टार्च होता है उसको पचाकर माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो टाइलिन एवं एमाइलेज एंजाइम। कौन करता है? तो टाइलिन एवं एमाइलेज एंजाइम। भोजन का जो स्टार्च होता है उसको पचाकर माल्टोज में बदलता है, ये कार्य कौन करता है? तो टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम। याद रखिएगा। अगला देखिएगा अंत हमारा पहला पाचन मुख गुहा में शुरू होता है। सबसे पहले स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही होता है। आगे चल के जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे आगे तो डिटेल में पढ़िएगा, देखिएगा प्राथमिक कार्बोहाइड्रेट, द्वितीय कार्बोहाइड्रेट, तरसरी कार्बोहाइड्रेट। तो आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सबसे भोजन में सबसे ज़्यादा पहले जो पचता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये मीठी चीज़ों से मिलता है और ये अचानक से एनर्जी देता है, ये तुरंत एनर्जी दे देता है शरीर को, समझे। तो अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट वाला कोई चीज़ खा लीजिए, तुरंत एनर्जी आ जाएगा।
अगला देखिए क्या होता है, कहता है सबसे पहले स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कहता है लाइसोसोम एंजाइम। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है ये भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को जो है समाप्त कर देता है। लाइसोसोम एंजाइम कई बार पूछ चुका है ये सब की, बताइए भोजन में जो सूक्ष्म जीव वगैरह अगर चले आते हैं तो उसको समाप्त कौन करता है, लाइसोसोम एंजाइम। याद रखिएगा। कहता है देखिए ये बाइकार्बोनेट क्या करता है, तो बाइकार्बोनेट जो होता है इस लार ग्रंथि का थोड़ा सा लार में देखिए क्या होता है, लार थोड़ा बाइकार्बोनेट टाइप का होता है। ये जो है अम्ल, हल्का अम्ल और हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अब ये कैसे हम पता किए, कैसे जानते हैं, इसका पीएच मान देख के आप पता कर सकते हैं। जैसे देखिए लार का पीएच मान 6.8 से लेकर 7.2 के बीच होता है, अर्थात हल्का थोड़ा अम्लीय होता है और थोड़ा क्षारीय भी होता है। आगे हम लोग ग्रासनली पे आते हैं। कहता है या मुख गुहा में बना लसलसा भोजन को ग्रासनली में, यहाँ पे कोई जो है हार्मोन वगैरह या फिर कोई लार वगैरह नहीं पाया जाता, इसके में भोजन पचता उचता नहीं है, बस यहाँ से एक नली होती है जो भोजन को क्या करता है आगे किसका देता है, इस क्रिया यहाँ पे जो क्रिया होती है इसको क्रमकुंचन कहते हैं। आगे आ जाइए, कहता है इस नली में कोई पाचन क्रांति नहीं होती, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। याद रखिएगा, पूछ देगा आहार नाल का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, तो आहार ग्रासनली। अगला आ जाइए देखिए आमाशय। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जिसका आकार जेड अंग्रेजी अक्षर जे जैसा होता है। अगला देखिए, कहता है आमाशय में जो है लगभग 3 से 4 घंटा तक भोजन रुकता है। कितना रुकता है, कहता है आमाशय में लसलसा भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है और भोजन का आंशिक पाचन यहाँ हो जाता है। आंशिक पाचन क्या होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कहता है भोजन का पाचन यहाँ पे सबसे ज़्यादा, भोजन से जो पाचन होता है या हम लोगों को कोई चीज़ मिलता है सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, फिर कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलता है। तो पूछ देगा आमाशय में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का पाचन होता है, तो प्रोटीन। याद रखिएगा प्रोटीन का, आप ग्राफ के रूप में भी देख सकते हैं। आमाशय में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन क्या होता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा बचता है, उसके बाद जो है फैट बचता है, फिर कार्बोहाइड्रेट बचता है। याद रखिए। कहता है हम जानते हैं कि आमाशय में एक विशेष प्रकार की जठर ग्रंथि पाई जाती है, इससे जठर रस का स्रवन होता है जो कि मानव को भोजन को आंशिक रूप से पचाने का कार्य करता है। कि जठर रस के बारे में डिटेल्स लगे हाथ क्यों ना हम इसको भी पढ़ लें। कहता है कि जठर रस भी जो है पानी और चिकनाई से बना होता है, या भोजन को और अधिक पतला, लसलसा और पल्लवी बनाता है। याद रखिएगा। कहता है आमाशय की आंतरिक दीवारों को HCl अम्ल की प्रभाव से बचाता है। कहता है आमाशय की आंतरिक दीवार, जैसे देखिएगा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक, आमाशय से जो है दीवार होता है आमाशय का, उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रभाव होती है, ठीक ना। तो जठर रस जो है कहता है आमाशय की जठर रस क्या करता है, उसकी दीवारों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, अम्ल को थोड़ा सा अति कर देता है। कहता है हाइड्रोक्लोरिक प्रबल अम्ल होता है जो भोजन को सड़ने से बचाता है। कई बार भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भोजन में शरीर में क्या काम होता है, इसको मानने में मदद करता है। कहता है यह भोजन के अम्लीय माहौल में परिवर्तन कर देती है जिससे प्रोटीन का पचना आसानी से हो जाता है। कहता है आगे देखिए, कहता है अनियंत्रित खान पान और विपरीत जीवन शैली के कारण, कई बार ये सब याद रखिएगा, बस एक स्टेटमेंट के लिए जैसे स्टेटमेंट में सवाल पूछता है तो कई बार आपको ये पूछ सकता है। कहता है देखिए अनियंत्रित खान पान जैसे कि कुछ ज़्यादा खा पी लिए जीवन शैली के लिए, तो इससे क्या होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं। इसको खत्म करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको आप लोग पता नहीं ठंडा वगैरह या फिर इनो वगैरह से पीते हैं, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से बना होता है, ये पीने के बाद ये खत्म हो जाता है। अगला देख लीजिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दरोगा में क्वेश्चन भी पूछा था, पेप्सिन एंजाइम। तो ये प्रोटीन को पेप्टोइन में बदल देता है। कौन सी में बदलता है, ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। याद रखिएगा। देखिए आगे चल के दूध में जो पाया जाता है दूध में जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने के लिए रेनिन एंजाइम होता है। दूध में पूछ सकता है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कैसा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन को पचाता कौन है, तो रेनिन एंजाइम पचाता है। पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, तो यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, या प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा। आगे देखिए, कहता है नवजात शिशु में जो है रेनिन एंजाइम की मात्रा अधिक होती है क्योंकि बच्चा तो दूध ही अधिकतर पीता है, उसमें किसी प्रोटीन पचाने की जरूरत भी अधिक हो जाएगी। कहता है लाइपेज एंजाइम, यह वसा का आंशिक पाचन करता है। याद रखिएगा, ये लाइपेज एंजाइम का ये वसा को आंशिक रूप से पचाने का कार्य करता है। अब देखिए, कहता है आमाशय में जब भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है तो भोजन और पतला हो जाता है, भोजन और क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और वहाँ से निकलकर वह छोटी आंत के लिए प्रस्थान करता है। मगर आमाशय से निकलने वाला भोजन इसको कायम कहा जाता है। कहता है कायम छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। देखिए कायम छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, कायम आगे चल के पढ़ेंगे। छोटी आंत के प्रथम भाग में कायम में छोटी आंत के प्रथम भाग में प्रवेश कर जाता है। कहता है जहाँ भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। आपको पूछ देगा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भी किस भाग में होता है, कायम में। याद रखिएगा कहाँ पे होता है, कायम में होता है। याद रखने की चीज़ है। अगला देखिए लीवर के कहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, लीवर है। कहता है यह भूरे रंग का उदर गुहा के दाहिने तरफ उपस्थित होती है। यह लगभग 1.5 kg की वजनी ग्रंथि होती है जो लगभग 1000 से अधिक कार्य शरीर में करता है। कहता है यह प्रत्यक्ष रूप से पाचन के लिए भी पितरस का निर्माण करता है। तो पूछ देगा पितरस कहाँ से निकलता है, तो लीवर से। पितरस कहाँ से निकलता है, तो लीवर से। याद रखिएगा। कहता है देखिए यकृत की कोशिका हेपेटाइटिस होती है जिनमें पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है, अर्थात यकृत पुनर्निर्माण। अब देखिए यकृत का काम क्या है, इस लाइन को आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हालांकि होता क्या है, यकृत की एक कोशिका जो है ये बढ़ते रहता है। जैसे मान लीजिए किसी का यकृत या लीवर खराब हो गया, तो अगर कोई आदमी उसको दान करता है अपना 50% लीवर दान कर सकता है। दान कर देने के बाद क्या होगा कि जो आदमी दान किया उसका जो 50% लीवर कम हो गया था वो लीवर फिर से 100% हो जाएगा, और जिसको दान किया गया उसका भी शरीर में जो लगा दिया जाएगा तो वो भी फिर 100% हो जाएगा। तो मुख्य रूप से यही बात कह रहा है, यहाँ पे दिया भी गया है। देख लीजिए कि यकृत में 50% भाग कोई भी इंसान दान कर सकता है लीवर को, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के हम चलो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कहता है आरबीसी मौजूद, आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। मृत्यु इसकी प्लीहा में होती है। याद रखिएगा बहुत जरूरी है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक ना, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। कहता है हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है।
देखिए इसकी मृत्यु अब मुख्य रूप से अगर हम आरबीसी के बारे में जाने तो मेन चीज़ क्या होता है कि देखिए कहता है हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। जब आरबीसी से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है तो यकृत कोशिका हीमोग्लोबिन के 2 रंजक में बदल देता है। कहता है हीमोग्लोबिन के 2 रंजक बना देता है। ये 2 रंजक में एक बिलोरुबिन जो पीला रंग का होता है, एक होता है बिलोबंटिन। बिलोबंटिन में पितरस पाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ देखिएगा कि कहता है जब हीमोग्लोबिन को अलग किया जाता है तो यकृत कोशिका जो है हीमोग्लोबिन के 2 अलग रंजक बना दिया जाता है। हालांकि जब पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा 4 गो डिब्बा लेके हीमोग्लोबिन जो है पूरे शरीर में बकते रहता है आरबीसी का। इसी तरह की चीज़ें होती हैं कहता है। और ये जब हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है तो यकृत की कोशिका हीमोग्लोबिन के 2 रंजक में बदल देता है। 2 रंजक का नाम क्या है तो आगे ये देखिए बिलोबंटिन जो पीला रंग का, और सॉरी बिलोरुबिन और बिलोबंटिन। जो बिलोरुबिन जो होता है पीला होता है, बिलोबंटिन हरा होता है। और पूछ देगा पितरस कहाँ पाया जाता है तो बिलोबंटिन में जो कि हरा वाला भाग है वहीं पाया जाता है। कहता है यकृत में पितरस, यकृत में जो है पितरस का निर्माण होता है या पितरस से पिताशय में जम जाता है और पाचन क्रिया के दौरान पितरस डेडुनम में जो छोटी आंत का भाग होता है प्रवेश करता है और कायन में मौजूद वसा का भी पाचन करने में क्या करता है मदद कर देता है। अब देख लीजिए लीवर में क्या क्या पाया जाता है पिताशय, पिताशय में पितरस पाया जाता है। पितरस डेडुनम में भोजन में जाकर क्या करता है वसा को पचाने में मदद करता है। आगे आ जाइए कहता है देखिए पितरस की थैली में पथरी, जैसे क्या होता है कि पितरस का जो थैली होता है उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट का जमा हो जाता है, एक पत्थर का रूप ले लेता है, जिसके कारण जो होता है ये वसा को यानी फैट को पचाने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं पेट में पत्थर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जिसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही होता है। आगे चल के देखिए आप पित्त लगे ना तो हम लोग पितरस को भी पढ़ लेते हैं। पितरस में क्या क्या पाया जाता है? पितरस में 97% जो है आपका पानी पाया जाएगा। पितरस में 0.7% लवण जो सोडियम और पोटेशियम पाया जाएगा। रंजक पिगमेंट जो होता है 1 से 2% होता है और इसमें बिलोबिन और बिलोबंटिन भी पाया जाता है। आगे चल के देखिए वसा और कोलेस्ट्रॉल कहता है पीलिया, जिसको हम लोग जॉन्डिस रोग भी कहते हैं। पीलिया या जॉन्डिस रोग जो होता है इसमें बिलोबंटिन की मात्रा बढ़ जाती है, बिलोरुबिन की मात्रा माफ कीजिएगा बिलोरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। कहता है चोट लगने पर बिलोबंटिन के कारण ही गहरे निशान हो जाते हैं। बिलोबंटिन से यूरोबिलिन प्राप्त होता है और इसके आधार पर यूरोक्रोम, याद रखिएगा यूरोक्रोम पदार्थ बनता है जिससे मूत्र का रंग पीला हो जाता है। ये सब याद रखिएगा। बस स्टेटमेंट में सवाल के लिए नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। कहता है यकृत क्या नहीं कहता है हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जल संतुलन, अम्ल और क्षार संतुलन को बनाए रखता है, याद रखिएगा। कहता है अधिक मात्रा के ग्लूकोज यकृत को ग्लाइकोजन में बदलता है। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह शरीर में बढ़ रहा है तो वो क्या होता है ग्लूकोज जो है उसको यकृत यानी लीवर जो है उसको किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। और जब हम लोग समय पर खाना नहीं खा पाते हैं तो यही ग्लाइकोजन जो है फिर से ग्लूकोज में बदल के क्या हो जाता है? भोजन के रूप में हम लोगों के शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करता है। समझिए इसीलिए ग्लूकोज जो है इमरजेंसी फ्यूल भी कहा जाता है, याद रखिएगा इमरजेंसी फ्यूल के नाम से जाना जाता है। आगे ग्रुप में अगर इसको आप अच्छे से देखना चाहते हैं देखिए यहाँ ग्लूकोज है, इसकी अधिक मात्रा जब हो गई कोशिका जो है यकृत की कोशिका है उसको ग्लाइकोजन में बदल दिया। समझिए ग्लाइकोजन में बदलने के बाद संग्रहित हो गया कहाँ पर? यकृत और मांसपेशी के पास। जब यही आवश्यकता पड़ गया आगे क्या हो गया? फिर से ग्लूकोज में बदल गया और हम लोगों को ऊर्जा दे दिया। अब आ जाते हैं प्रोटीन में। देखिए प्रोटीन प्रतिदिन 60-70 ग्राम पर डे हम लोगों को चाहिए। कहता है अधिक हो जाने पर ये भी यकृत कोशिका में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। कहता है अधिक प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अधिक प्रोटीन जब शरीर में हो जाएगा आवश्यकता अधिक तो एमिनो एसिड में बदल जाता है और एमिनो एसिड ही आगे चल के फिर क्या बदल जाता है? यूरिया में बदल जाता है, समझे ना। तो याद रखिएगा अधिक प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है और एमिनो एसिड क्या इसमें बदल जाता है? यूरिया में बदल जाता है। कहता है अधिक मात्रा का प्रोटीन जो होता है यकृत की कोशिकाओं द्वारा यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। इसे अंतर्योतिक चक्र कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चले कहता है देखिए क्या कि यकृत क्रिस्टोफैक्टर का कार्य करती है, याद रखिएगा फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। कहता है शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ को क्या करती है? तो ये बाहर निकालने का प्रयास करती है। कहता है जहर के कारण किसी का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका लीवर ही जांच किया जाता है, उसका पोस्टमार्टम वगैरह जो होगा किसका होगा? लीवर वगैरह का ही जांच होता है, जिससे कोई नशीली पदार्थ या कोई जहरीली पदार्थ उसके अंदर तो नहीं है। कहता है विभिन्न प्रकार के विटामिन का संग्रह भी जो है वो लीवर होता है, जैसे विटामिन B12 विटामिन ए के संश्लेषण में भी क्या करता है? मदद करता है। कहता है विभिन्न प्रकार के एंजाइम हार्मोन की सक्रियता में भी मदद करता है। कौन? तो यकृत। आगे आ जाइए हम लोग अग्नाशय से इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। देखिए अंतःस्रावित ग्रंथि और बहिर्स्रावित ग्रंथि की तरह कार्य करती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कहता है अब अंतःस्रावित ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है और बहिर्स्रावित ग्रंथि एंजाइम रिलीज करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जब भी कोई देगा अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो ये 2 तरह से काम करती है, अंतःस्रावित ग्रंथि की तरह कार्य करती है और बहिर्स्रावित ग्रंथि की तरह कार्य करती है। अंतःस्रावित ग्रंथि कार्य करेगी तो वो हार्मोन रिलीज करेगी और बहिर्स्रावित ग्रंथि की तरह कार्य करेगी तो एंजाइम रिलीज करेगी। याद रखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। कहता है 99% कार्य बहिर्स्रावित ग्रंथि की तरह करती है, 99% कार्य किसकी तरह करती है? बहिर्स्रावित ग्रंथि और 1% कार्य अंतःस्रावित ग्रंथि की तरह कार्य करती है। कहता है अग्नाशय जब बहिर्स्रावित की तरह कार्य करती है तब देखिए कहता है इस दौरान इससे अग्नाशय रस का उत्पादन होता है। क्या होता है? अग्नाशय रस का उत्पादन होता है और कहता है ये डेडुनम जो छोटी आंत में प्रवेश करता है और कायम का पचा हुआ भोजन को कायम जो होता है कहता है जो कायम से में जो भोजन होता है उसको पूर्ण पचाने का क्षमता रखता है। यहाँ पे ये छोटी आंत का जो कायम भाग होता है वहाँ पे जाकर पूर्ण पाचन करवा देता है। अब देखिए अग्नाशय रस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए इसको आप किसी भी प्रयास कर लीजिए। जैसे लाइपेज एंजाइम क्या करता है? तो वसा का पाचन करता है। माइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। उसी तरह आपका आ जाएगा कि काइमोमेट्रिक्स एंजाइम ये क्या करता है? सेस प्रोटीन का पाचन करता है। अगला देखिए ट्रिप्सिनो एंजाइम, तो ये निष्क्रिय प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। याद रखिएगा ये सब लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। माइलेज एंजाइम याद रखिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले लीजिए कहीं से भी किसी भी हालत में, ये बहुत कम होने वाला है आपका, ये बहुत पूछता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, माइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम सेस प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम आप इसको यहाँ ग्राफ के रूप में भी देख सकते हैं। अब जब भोजन पूर्ण रूप से पाचन होता है तो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सबका बराबर रूप से पाचन हो जाता है। आगे देख लीजिए कहता है अग्नाशय जब अंतःस्रावित ग्रंथि की तरह कार्य करती है तो क्या सब करता है? तो क्या करती है? तो देखिए यहाँ पे लेगर हेम्स 2 प्रकार लाखों की संख्या में कोशिकाएं रहती है। ये क्या करता है?
ये क्या करता है यहाँ पे आके अल्फा गामा बीटा डेल्टा आके देखिए, इसको अगर आप डिटेल से देखिएगा और अच्छे से तो यहाँ देखिएगा तो प्रमुख कोशिका से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन, जब ये अंतःस्रावी में हार्मोन रिलीज करते हैं तो सबसे पहला अल्फा हार्मोन, इसको बोलते हैं ग्लूकोन हार्मोन। कहता है यह ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। जब भी पूछेगा अल्फा सेल या ग्लूकोन हार्मोन का कार्य क्या होता है, ग्लूकोजन को तोड़ के क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में क्या कर देता है, बदल देता है। याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, बीटा सेल। बीटा सेल कहता है इसको इंसुलिन हार्मोन भी कहते हैं। कहता है यह हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को विनियमित करता है। मधुमेह की अवस्था में यह हार्मोन कम हो जाता है, जिसको चिन्नी की बीमारी या मधुमेह की बीमारी धरती है उसमें ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला है डेल्टा सेल। कहता है यह सिमोटोटिन हार्मोन हमारे केंद्र तंत्रिका को नियंत्रित करता है, सामांगिक प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। कहता है यह सिमोटिन हार्मोन यह हमारे केंद्रीय तंत्रिका को नियंत्रित करता है, सामांगिक प्रक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। याद रखिएगा। अगला देख लीजिए क्या है, कहता है देखिए मतलब गामा सेल भी था बट इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो पर क्या आज तक अभी तक पूछा नहीं है, तो बेकार में टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। कहता है छोटी आंत। कहता है यह 5 से 7 मीटर लंबी होती है एवं फुलित होती है। छोटी आंत का बहुत अच्छा, इसका 3 भाग होता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो याद रखिएगा पूर्ण पाचन छोटी आंत नहीं होती है। और अभी तो एक नया एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखिए छोटी आंत को क्षुद्रांग बोला जाता है, बड़ी आंत को विद्रांग बोला जाता है। तो ऐसी भाषा का एनसीईआरटी प्रयोग करिए, उसका अलग लेवल है। हम लोगों को अधिकतर छोटी आंत याद रखना है। तो देखिएगा ये डेडुनम, तो कुछ देगा छोटी आंत में भी भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो डेडुनम में। कहाँ होता है, डेडुनम में। फिर डेडुनम, इलियम। तो ये भाग इनके याद रखिएगा। अब देखिए डेडुनम का कार्य क्या होता है, छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है जहाँ पूर्ण पाचन क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। कहता है यहाँ काइम, पितरस और अग्नाशय के आधार पर पूरी तरह से पचने में स्थिति में जाता है, क्योंकि काइम जो भोजन आता है अमाशय से आने के बाद क्या होता है, इसमें अग्नाशय रस के हाथ पूरी तरह से मिल जाने के कारण भोजन क्या करता है, पचा देता है। अगला देखिए क्या कहता है, कहता है डेडुनम वाले भाग में आंत ग्रंथि मौजूद होती है, जिससे आंत रस निकलता है और यह काइम के पाचन में क्या करता है, मदद कर देता है। कहता है आंत रस का रासायनिक संगठन, तो इसको डिटेल से देख लीजिएगा एक बार तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे देखिए सुक्रोज एंजाइम, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल देता है। याद रखिएगा। देखिए सुक्रोज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज एंजाइम का कार्य क्या है, ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल देगा। माल्टोज एंजाइम का काम क्या है, ये ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदल देगा। लेक्टोज एंजाइम का काम क्या है, लेक्टोज को ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदल देता है। पेप्टो एंजाइम, इसका काम क्या है, ये जो है प्रोटॉन्स को पाचन में मदद करता है। अगला है न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए को आरएनए में बदल देता है। याद रखिएगा ये सब बहुत चीज़ जरूरी है। जैसे पूछ देगा एक बार तो कि सुक्रोज का क्या कार्य है, सुक्रोज का क्या काम होता है, सुक्रोज का क्या काम है, तो हम लोग बोलेंगे सुक्रोज का क्या काम है, तो ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलता है। माल्टोज का क्या काम है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदलेगा। लेक्टोज का क्या काम है, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदलेगा। पेप्टाइड्स एंजाइम का क्या काम है, तो पेंटोन्स का पाचन कर देता है। न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए को आरएनए में बदल देता है। याद रखिएगा। उसी का शॉर्ट रूप है। अब देख लीजिए कब मतलब बसा का पाचन, पितरस, ये सब उसको छोटी रूप में हम लोग जो है नोट्स वगैरह बना के इस तरह से दिखाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं देखिए छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है और भोजन का पाचीकरण भी संपन्न होता है। पूछ देगा कई बार भोजन का पाचीकरण कहाँ होता है, तो ये भी छोटी आंत में होता है। कहता है हम भोजन जेजुनम से होते हुए इलियम में प्रवेश करता है, क्योंकि जेजुनम में से निकल के अब जेजुनम में जाएगा और जेजुनम से प्रवेश करके कहाँ चल जाएगा, इलियम में चल जाएगा भोजन। अब देखिए कहता है इलियम में ये जो है छोटी आंत का सबसे भारी भाग होता है, अंतिम भाग होता है। कहता है सबसे लंबा भाग होता है। कहता है कौन इलियम का क्या होता है, कहता है इलियम में भोज्य पदार्थ के साथ मौजूद पोषक तत्व का अवशोषण पूर्ण रूप से हो जाता है। देखिए भोजन का पाचन जो होता है छोटी आंत के जेजुनम में होता है, मगर पोषक तत्व का पूर्ण रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो बोलेंगे इलियम में। कहाँ होता है, इलियम में। याद रखिएगा। अब देखिएगा पाचीकृत भोजन, यहाँ पे ये सब दिया गया है, उसको शॉर्ट रूप दिया गया है, भोजन पोषक तत्व। आगे चलते हैं। कहता है इलियम में बहुत आकार के अंशों का बिली पाए जाते हैं और ये पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। इस तरह से रक्त के साथ मिल जाता है। जब भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण होता है तो ये रक्त के साथ मिल जाता है, ठीक ना, और कोशिका में प्रवेश कर जाता है, जिससे कोशिका में वृद्धि और विकास होता है और क्रिया के समांगीकरण। इस चीज़ को हम लोग क्रिया का समांगीकरण कहते हैं। लास्ट का जो पढ़े थे। आगे देख लीजिए ब्लड के बारे में। कोशिका अपशिष्ट जैसे इस तरह से रहता है। ब्लड में पोषक तत्व जैसे कैसे मिलता है, तो यहाँ ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलेगा, कोशिका में प्रवेश करेगा, अवशोषण हो जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में बदल जाएगा और फिर बाहर निकल जाता है। याद रखिएगा। अब देखिए बड़ी आंत, कहता है इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और चौड़ाई लगभग 203 सेंटीमीटर होती है। मुख्य कार्य भोज्य पदार्थ में मौजूद जल को, खनिज लवण को, विटामिन को अवशोषण करता है। बड़ी आंत में क्या क्या मौजूद कार्य होता है, तो जल का, खनिज लवण का, विटामिन का अवशोषण का क्या करती है। तो अभी देखिए हम लोग जैसे जाने का जो खनिज पदार्थ था, खास करके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इसका अवशोषण का होगा छोटी आंत में। मगर जब बात पूछेगा भोज्य पदार्थ में क्या क्या हो जाएगा, खनिज लवण, विटामिन, ये सब का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत के भी 4 प्रकार होते हैं, जो कि हम शुरू में ही पढ़े थे, कोलम, सीकम और रेक्टम। याद रखिएगा। बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कोलम, सीकम, रेक्टम। कहता है सीकम का मेन काम क्या होता है, कहता है प्रथम भाग होता है और प्रथम भाग होता है। कहता है पहले सीकम सेलुलोज के पाचन में मदद करता था। हम लोग आदिवासी टाइप का लोग थे तो उस टाइम जो है सीकम सेलुलोज के पाचन में मदद करता था, लेकिन हम लोग में सेलुलोज की तो कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। तो कहता है मनुष्य सेलुलोज का पाचन कर पाता नहीं, क्योंकि हम लोग घास भूसा तो खाते नहीं है, तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए क्या कहता है, सीकम का निचला भाग अपेंडिक्स कहलाता है। सीकम का जो यहाँ पे आपको चित्र में दिखा रहे हैं, चित्र नहीं है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ चित्र है। कहता है ये सीकम का निचला भाग अपेंडिक्स कहलाता है। ये सेलुलोज के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अभी अवशेष के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए अपेंडिक्स संक्रमण से अपेंडिसाइटिस कहलाता है। कहता है अगर अपेंडिक्स में संक्रमण हो जाता है तो आप लोग नाम सुनेंगे, अपेंडिसाइटिस नाम कहलाता है। बीमारी होता है जिसका इलाज मात्र ऑपरेशन से ही वगैरह से ही होता है। आगे देखिए कोलन, कहता है यह बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है। यह भोज्य पदार्थ में पानी, खनिज लवण और विटामिन का क्या करता है, तो अवशोषण करता है। आगे देखिए रेक्टम, कहता है यह बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है और यहीं पर अपशिष्ट पदार्थ का जमाव क्या हो जाता है और निश्चित समय पर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते रहता है। याद रखिएगा। आगे देख लीजिए हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में, चूँकि प्लेटलेट्स को जो है वैज्ञानिक नाम उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। कहता है इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा या स्टेम सेल में। याद रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। याद रखिएगा। इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का। कहता है अस्थि मज्जा में और मात्रा जो है 3 से 5 लीटर होता है। कार्य रक्त को
आकार इसका होता है डिस्क जैसा, केंद्रक स्थित नहीं होता है, जीवन काल 60 डेज होता है, रंग हल्का पीला बैंगनी होता है। मृत्यु कहाँ होती है? तो ये जो है तो पीलिया में होता है। आरबीसी का भी मृत्यु पीलिया में होता है, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स की भी मृत्यु कहाँ होता है? पीलिया में होता है। ब्लड प्लेटलेट्स में कॉन्सेप्ट कहता है इसकी मात्रा अधिक होने पर रक्त का थक्का शरीर के भीतर ही रहता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगी तो रक्त का थक्का शरीर के भीतर ही हो जाएगा, और क्या इसको ब्लॉकेज बोलेंगे। रक्त की थक्का तरलता फिर बह नहीं पाएगा। कहता प्लेटलेट्स की कम मात्रा के कारण जो होता है शरीर के अंदर रक्त फिर जम नहीं करता। अगर प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होती है तो इस तरह की। उसके बाद देखिए, अगर कहते हैं इसकी मात्रा कमी होने पर जो है बहाव रूप बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इसके कारण हेमरेज नामक एक बीमारी होता है, तो याद रखिएगा। तो ये रहा आप लोगों का क्लास। आगे चल के ये भाग 1 हम कंप्लीट कर दिए, आने वाले टाइम में हम भाग 2 कंप्लीट कर देंगे। आप लोग टेंशन ना लें, और धीरे धीरे सेट वगैरह सब मारते चलिए, टेस्ट वगैरह सब लगाइए। जहाँ भी हिडोट्रिया का हो जाए या दिव्यकृति सर दृष्टि का हो जाए, ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब पे बहुत सारे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लाने का। मैं तो अभी रिविजन में लगा हूँ, मैं फिर भी सेट मार रहा हूँ। बिल्कुल मैं एक तरफ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो सेंसस हो जाए, आर्थिक सर्वेक्षण हो जाए, इकोनॉमिक्स का जो भी मतलब क्वेश्चन है, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैं कोशिश करूँगा लाने का। क्योंकि बायोलॉजी साइंस में ज़्यादातर पूछा जाता है तो दिक्कत होती है, ठीक ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी थोड़ी सी भूमिका होती है, वो तो एक दिन में निपट जाएगा। आप लोग ध्यान से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाइए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।